हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। सो दिस इज़ लास्ट लेक्चर ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू द डिफरेंट ग्राफ जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, रेडियल वेव फंक्शन का और साथ में प्रोबेबिलिटी फंक्शन का, ठीक है। सो उन ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, साथ में कुछ मिक्स क्वेश्चंस भी हम करेंगे, ठीक है। सो हम वन बाय वन इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा थियोरेटिकल पार्ट था वो पूरा खत्म हो गया था, लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था क्योंकि हमारा जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से रिलेटेड लास्ट पार्ट था वो भी हमने फिनिश कर लिया था, ठीक है, रिलेटेड टू डिफरेंट ग्राफ्स। तो देखो बच्चों, आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये क्वेश्चन देख लीजिए सब लोग। क्वेश्चन आपको दिया है, तो क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन E1 to E4 आर गिवन बिलो। कुछ क्वांटम नंबर्स आपको दिए गए, NLMS, दिस इज फॉर E1, E3, E2 एंड E4, ठीक है। आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी बताना है, क्या होगा। डिक्रीजिंग एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स इज, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है। तो सब लोग वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्लियर? सो हो गया सबसे क्वेश्चन। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हम देख रहे हैं E1 के लिए अब एनर्जी जो होती है वो डिसाइड कैसे होती है, N+L रूल के अकॉर्डिंग। सो N+L रूल के अकॉर्डिंग जब हम एनर्जी यहाँ पे देखेंगे फॉर E1, सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ N+L, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3+0। सो 3+0 विच विल रिप्रेजेंट 3s, ठीक है। 0 L के लिए या फिर N+L अगर हम लगा दें सीधा 3+0 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और रिप्रेजेंट वो किसको कर रहा होगा, 3s को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में उसको रिप्रेजेंटेशन भी दिखा दे रहा हूँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज E1। E2 यू विल कैलकुलेट N+L की वैल्यूज आप पुट करिए 4+0 विच विल बी 4, और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा होगा, 4s को। देन E3 के लिए N+L की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। E3 के लिए कितना आ जाएगा, 3+2, 3+2 इज इक्वल टू 5 विच विल बी 3 एंड 2, L2 किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं हम, SPD, डी के लिए 3D। एंड देन वी विल टॉक अबाउट 4। E4 के लिए जब मैं N+L निकालूंगा तो इट विल बी व्हाट, 3+1। सो व्हेन वी विल ऐड 3+1 इट विल बिकम 4, एंड 3+1 आप ऐड करोगे सो इट विल बी लाइक 3, आपके लिए क्या आ जाएगा 3, एंड ये L की वैल्यू 1। सो L की वैल्यू जब आप 1 पुट करते हैं तो किसके लिए आता है, P के लिए आता है, ठीक है। अब N+L रूल के अकॉर्डिंग ही देख ले तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आ रही है, सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 5 की। सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, 5 की। देन आगे देखिए, इसके लिए आ रहा है 4 एंड यहाँ है 4। अब 4 के लिए भी हमने रूल पढ़ा था, अगर N+L की वैल्यू सेम आ जाएगी तो जिसके N की वैल्यू बढ़ी उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, एनर्जी को ऑर्डर लिखेंगे तो E3 आएगा क्योंकि इसके लिए N+L की वैल्यू कितनी है, 5। देन उसके बाद E2 एंड E4 के लिए सेम है, बट E2 में N की वैल्यू बड़ी है, तो E2 की एनर्जी आ जाएगी, देन E4 की एनर्जी आ जाएगी, एंड देन E1 की एनर्जी आ जाएगी। और आप पावर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप ऑर्डर निकालना चाहते हैं 3s 4s 3d pp 3p का, तो वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो E3 E2 E4 E1, सो आंसर विल बी 3rd। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिखाया गया यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़िए सब लोग ध्यान से, फिर अगेन वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। दिस इज ITJ 2010 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको, इन हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज Li2+, तो हाइड्रोजन लाइक है मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो तो हमको दिख ही रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जहाँ पे हमारे दिया गया है क्या, Li2+, इज इन स्फेरिकली सिमेट्रिक स्टेट S1 विथ 1 रेडियल नोड। अब स्फेरिकली सिमेट्रिकल स्टेट का मतलब क्या हो, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, s ऑर्बिटल्स की। s ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं क्योंकि s ऑर्बिटल का शेप ही हमने पढ़ा था कैसा होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। सो स्फेरिकली सिमेट्रिकल की अगर बात कर रहा है तो उस केस में ये बात हो रही होगी किसकी, s ऑर्बिटल की। अब उस s ऑर्बिटल में भी देखो क्या बोला है, S1 विथ 1 रेडियल नोड, तो किस s में 1 रेडियल नोड आता है। तो अगर मैं 1s बनाता हूँ तो हमने इसमें पढ़ा था 0
रेडियल नोड, ग्राफ के अकॉर्डिंग भी अगर हम बनाएं, जो भी हमने ग्राफ बनाए थे, अगर मैं 2s की बात करता हूँ तो इसमें कितना आता है, 1 रेडियल नोड, so it is having a 1 radial node, correct, it is having a 1 radial node, यहाँ 0 radial, so 2s, इसका मतलब s1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2s को। तो पहला क्वेश्चन, द स्टेट s1 इज 2s, तो पहले का तो आंसर मिल गया, दिस विल बी आंसर 2s। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे बोल रहा है अपॉन अब्जॉर्बिंग लाइट द आयन अंडरगोज ट्रांजिशन टू अ स्टेट S2, तो S1 से स्टेट S2 में जाता है। S2 क्या है, S2 हैज़ 1 रेडियल लोड एंड इट्स एनर्जी इज इक्वल टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। सो S2 की एक रेडियल नोड है, इसकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एनर्जी के इक्वल है। तो हाइड्रोजन की जो एनर्जी होती है इन ग्राउंड स्टेट, दैट एनर्जी इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम। ये तो सबको ही पता है, हाइड्रोजन एटम की बात करें आप फॉर्मूले से जब भी निकालेंगे, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1, और हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू भी 1, तो z की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे जो बोर्स मॉडल हमने पढ़ा था, तो एनर्जी आ जाएगी -13। तो इतनी ही एनर्जी S2 स्टेट के लिए, किसमें, जो लिथियम का एटम, तो फॉर Li2+ के लिए हम निकाल रहे हैं, तो उसमें जो एनर्जी लिखी जाएगी किसी nth सेल के लिए, दैट विल बी -13.6 Z² सो -13.6 Z की जगह आप रख देंगे क्या, 3 का स्क्वायर, क्योंकि लिथियम है, अपॉन n का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब यही वैल्यू बोल रहा है, जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो हाइड्रोजन एटम की, यही S2 की एनर्जी के इक्वल है। S2 किसके लिए है, S2 तो लिथियम के लिए। सो S2 में मैं यहाँ पे इस एनर्जी को मैं ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को इक्वल कर दे रहा हूँ। सो दिस Li2+ विल बी इक्वल टू E ऑफ हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन में बोला है फॉर nth, ये nth सेल के लिए, तो हम दोनों को इक्वल करेंगे जब, तो -13.6 Z² की जगह हमने कितना रखा है, 3 का स्क्वायर। सो हम वो वैल्यू यहाँ पे जब पुट करेंगे, इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n की जगह हम n का स्क्वायर रख रहे हैं, इज इक्वल टू -13.6, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 13.6 से 13.6 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, सीधा सीधा n² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, सो n विल बी इक्वल टू 3, यानी थर्ड शेल की बात हो रही है, थर्ड शेल n3 आ गया। अब वापस से क्वेश्चन पे जाते हैं, और क्वेश्चन में बोल रहा है S2 हैज़ 1 रेडियल नोड एंड इट्स एनर्जी इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट। तो एनर्जी को हमने ग्राउंड स्टेट के इक्वल करके S2 के लिए शेल निकाल ली। अब S2 हैज़ 1 रेडियल नोड, तो n की वैल्यू 3। अब n की वैल्यू 3 में जब मैं n की यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फॉर थर्ड शेल, फॉर थर्ड शेल के लिए मैं क्या करूँगा, n की वैल्यू जो मेरे पास 3 है, इसका मतलब l की वैल्यू मुझे 0 मिलेगी, 1 मिलेगी एंड 2 मिलेगी, करेक्ट। अब 0 का मतलब बात हो रही होगी S सब शेल की, और यहाँ बात किसकी हो रही है, P सब शेल की, एंड यहाँ पे बात क्या हो रही है थर्ड वन में, D सब शेल की, तो D सब शेल की। तो मेरे पास 3 ऑप्शन है, एक तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 3s, एक मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 3p, एक मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 3d। तो n3 के लिए ये 3 सबशेल पॉसिबल है, 3s 3p 3d। अब मुझे ये देखना है इन तीनों में किस में एक रेडियल नोड बनता है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है S2 वो स्टेट है, देखो क्वेश्चन में दिखाया है S2 वो स्टेट है जहाँ पे एक रेडियल नोड बनता है, दिस वन S2 हैज़ 1 रेडियल नोड। सो हम उसके रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो इसमें कितने रेडियल नोड बनते हैं 3s में, ये सब आपको ग्राफ में बताया गया है, 2 रेडियल नोड्स, 2 रेडियल नोड। फॉर्मूले से निकाल लीजिए n-l-1 करके, 3p में 1 रेडियल नोड, तो 3p में बनेगा 1 रेडियल नोड, एंड 3d में बन जाएंगे कितने,
0 रेडियल नोड, 0 रेडियल नोड। तो हमको क्वेश्चन में बोला था 1 रेडियल नोड, इसका मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है दैट विल बी 3p। तो S2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? सो S2 इज रिप्रेजेंटिंग 3p। सो S2 हमारे पास क्या है? 3p। S2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3p को, ठीक है। अब देखो S2 आ गया। अगला क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ द स्टेट S1 इन यूनिट्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो सेकंड बताना है हमको, S1 की एनर्जी निकालनी है। तो S1 तो हमारे पास 2s आ गया था, यानी सेकंड शेल। अब सेकंड क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में हम आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में n की वैल्यू है 2, सो एनर्जी विल बी -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन लिखा है फॉर सेकेंड क्वेश्चन, जो अभी हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसमें सेकेंड क्वेश्चन। सो n 2 आएगा क्योंकि S1 रिप्रेजेंट कर रहा था 2s को, ये भी मैं लिख देता हूँ। S1 रिप्रेजेंट कर रहा था 2s को, जो हमने यहाँ पे नोट किया था। S1 रिप्रेजेंट कर रहा है 2s को। सो ये एनर्जी, दिस एनर्जी शुड बी इक्वल टू -13.6 जेड की जगह 3 का स्क्वायर और n की जगह 2 का स्क्वायर। तो दिस एनर्जी विल बी -13.6 इंटू 9/4। सो दिस एनर्जी विल बी -13.6, 9/4 का मतलब अगर हमें डिवाइड कर दो 9/4 को तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा? 25। ये एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी शुड बी इक्वल टू -13, और यही एनर्जी को मैं अगर लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे? दिस एनर्जी शुड बी -13.6 का मतलब एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन में लिख सकता हूँ इन ग्राउंड स्टेट। सो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट -13.6 की जगह और 7 मल्टीप्लाई कर दिया 2.25 पर, तो ये एनर्जी आ जाएगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्वेश्चन में हमको बोला गया है क्या? एनर्जी ऑफ द स्टेट S1, ये S1 इन यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन, S1 इन यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट। तो हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट एनर्जी के कंपैरिजन में ये S1 कितना आ रहा है? तो वो S1 हमने हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट इंटू 2.25। सो आवर आंसर विल बी 2.25। सो ये मैं यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ, दिस इज आवर आंसर 2.25। नाउ कम ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्या होता है? हाँ, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर हमने पढ़ा था ऑफ द स्टेट S2 के लिए। सो S2 हमने कैलकुलेट किया। S2 हमारे पास क्या आया कि S2 इज रिप्रेजेंटिंग 3p। ये आया था हमारे पास, यहाँ पे हमने लिखा नहीं था तो चलो लिख लेते हैं। S2 इज रिप्रेजेंटिंग 3p, 1 रेडियल नोड, ये जो हमने यहाँ पे निकाला था। सो S1 पहले इससे निकाला था हमने। सबसे पहले S1 2s आया, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके S2 3p आया। अब S2 के लिए आपको क्या बताना है? S2 के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, तो इजी है। थर्ड क्वेश्चन, S2 इज इक्वल टू 3p, ये वैल्यू हमने निकाली थी S2 की। और इसके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर मतलब L की बात कर रहा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर किसको बोलते थे? एजिमुथल क्वांटम नंबर का ही एक दूसरा नाम होता है, याद है सबको? तो ये L के इक्वल होगा। और फॉर 3p L की वैल्यू कितनी है? 1 फॉर p सबशेल, क्योंकि p सबशेल को हम L1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास S2 3p के लिए L की वैल्यू हो जाएगी 1। सो आंसर विल बी सेकेंड वन, दिस इज 1। क्लियर सबको? ठीक है, चलो बच्चों अब आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास दैट इज, नोट करिए सब लोग, पहले क्वेश्चन पढ़िए, नोट करिए, फिर वीडियो को पॉज करिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए। सॉल्यूशन,
For an electron in hydrogen atom, the wave function psi is proportional to exponential. Psi is directly proportional to e की पावर माइनस r by a नॉट. एक्सपोनेंशियल लिखा है, एक्सपोनेंशियल मतलब ई, जो हम एक्सपोनेंशियल में रिप्रेजेंट करती है. आप मैथ्स में पढ़ोगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है लॉगरिथम चैप्टर अगर आपने मैथ्स में पढ़ लिया होगा, ठीक है, तो वहाँ पे पढ़ते हैं. बाकी नीट के बच्चों को भी पता होना चाहिए कि लॉग को हम जनरली दो बेस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एक बेस ई और एक बेस 10 के साथ, ठीक है. तो जब बेस ई के साथ दिखाते हैं तो उसको हम जनरली ln लिखते हैं, और जब पूरा लॉग लिखा होता है इसका मतलब हम बेस 10 की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो ये आपने पढ़ा भी होगा, बेसिक मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा. सो यही बोल रहा है, साई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल माइनस r बाई ए नॉट ई की पावर दिस, वेयर ए नॉट इज द बोर्स रेडियस. ए नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बोर्स रेडियस. ए नॉट इज रिप्रेजेंटिंग बोर्स रेडियस. सो नाउ what is the ratio of probability of finding the electron at the nucleus to the probability of finding it at a naught, ठीक है. इन हाइड्रोजन एटम में द वेव फंक्शन बोल रहा है. अच्छा, ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं, आई थिंक इस क्वेश्चन में एस सबशेल की बात हो रही थी, ठीक है, वो दिया नहीं इस क्वेश्चन में. फॉर एन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम किस सबशेल की बात हो रही है वो तो बताना पड़ेगा. एक्चुअली आप लिख लीजिए इस क्वेश्चन में, फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम फॉर 1s, यहाँ पे ऐड कर लीजिए सब लोग क्वेश्चन में, फॉर 1s आगे ऐड कर लीजिए. इसके बाद for an electron in an hydrogen atom for 1s the wave function psi is proportional to this, where this what is the ratio of probability of finding the electron at the nucleus. So probability of finding the electron at the nucleus इज 0. तो न्यूक्लियस पे प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हमेशा 0 होगी. तो जब दोनों का रेशियो निकालना है तो प्रोबेबिलिटी एट न्यूक्लियस सीधा सीधा डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी एट आर, ये बोला क्वेश्चन में. आर नॉट के डिस्टेंस पे निकालना टू प्रोबेबिलिटी विथ एट द न्यूक्लियस टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इट एट ए नॉट. सो आर इज इक्वल टू ए नॉट, यानी आर जो है ए नॉट. तो ये वैल्यू जो भी आएगी, ऊपर तो 0 नीचे कुछ भी आए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. इस चीज़ को मैं आपको यहाँ समझाता हूँ. देखो हमने क्या पढ़ रखा है, ये मेरा अगर मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस लिखा है, सो हमने एस सबशेल के लिए पढ़ा था, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, जाके नोट्स में चेक करिएगा, वो लेक्चर फिर से आप देखिएगा. हमने ये पढ़ा था कि एस सबशेल में न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन मिलने की, नियर टू द न्यूक्लियस, प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है. नियर टू न्यूक्लियस, मैं वर्ड क्या यूज़ कर रहा हूँ, वर्ड ध्यान से सुनिए, नियर टू द न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाऊँगा इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी फॉर एस सबशेल कम होती जाती है. ये मैंने आपको कब पढ़ाया था? ये मैंने आपको जब SPDF के शेप बताए थे और उनका ओरिएंटेशन बताया था, और जब हमने नोडल प्लेन पढ़ा था उस क्लास में, देखिए नोडल प्लेन वाले पॉइंट में S के लिए हमने लिख रखा है ये पॉइंट कि S सबशेल के लिए इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है मिलने की, वो न्यूक्लियस के पास सबसे ज़्यादा होगी. मैं क्या बोल रहा हूँ? न्यूक्लियस के पास, नियर द न्यूक्लियस. बट क्वेश्चन में बोला है एट द न्यूक्लियस. दिस इज द पॉइंट, एट द न्यूक्लियस. नियर द न्यूक्लियस, एट द न्यूक्लियस में बहुत बड़ा डिफरेंस है. तो कोई इसमें कंफ्यूज नहीं होगा इस वर्ड में कि सर नियर द न्यूक्लियस तो प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होती है एस सबशेल के लिए. एस सबशेल के लिए तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है नियर द न्यूक्लियस, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एस सबशेल के लिए प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के मिलने की कम होती जाती है. ये मैंने पहले आपको पढ़ाया हुआ है. सो उस पॉइंट पे कोई कंफ्यूज नहीं होगा. यहाँ हम बात कर रहे हैं एट द न्यूक्लियस की, और जब एट द न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के ऊपर, सो एग्जैक्ट न्यूक्लियस पे, तो एग्जैक्ट न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी. ठीक है, जैसे मैं आपको ग्राफ भी बनाया था, याद करिए, हम एस के लिए ग्राफ बनाते हैं तो हम ग्राफ का वेरिएशन ऐसे दिखाते हैं, जो भी बनाते हैं. सो एग्जैक्ट आर की वैल्यू, न्यूक्लियस एट द न्यूक्लियस का मतलब आर की वैल्यू पूरी 0 हो गई, मतलब न्यूक्लियस से कोई भी डिस्टेंस नहीं है,
तो आर तो मैं एक्स एक्सिस पे दिखाता था, तो आर की वैल्यू जब पूरी ज़ीरो हो जाएगी तो उस केस में देखो हमने प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं दिखाई, क्योंकि ये लाइन हम टच नहीं करते हैं इस ग्राफ में। अगर मैं इस ग्राफ में ऐसे टच कर देता इस लाइन को, इसका मतलब जब आर की वैल्यू ज़ीरो है तब इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ये होती। लेकिन मैं इस ग्राफ को टच करता ही नहीं हूँ। मैं इस ग्राफ को कैसे बनाता हूँ, ऐसे पैरेलल बनाता है यहाँ पे विदाउट टच किए हुए। तो इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी, तो ये मैंने बनाया और ग्राफ में ऐसे बनाता हूँ, तो ये इसको टच नहीं कर रहा है। तो एकदम इस पॉइंट पे जब आर की वैल्यू कितनी है ज़ीरो, जैसे जैसे मैं एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ूंगा आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़ीरो है, एग्जैक्ट एट द न्यूक्लियस। सो एट द न्यूक्लियस पे जो होगा फॉर एस सबशेल वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज़ीरो। लेकिन उससे थोड़ा सा ही दूर मैं गया जैसे ही, तो प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की मिलने की मैक्सिमम है, उसके बाद कम होती जा रही है। इसलिए हम बोलते हैं नियर द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जैसे जैसे दूर जाऊंगा इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी फॉर एस सबशेल। ये एस सबशेल। बाकी पी का तो ग्राफ आपने देखा ही था, पी के लिए ऐसे ज़ीरो से स्टार्ट होता है। सो जैसे जैसे आर बढ़ेगा प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ करती है और फिर डिक्रीज़ करती है। ठीक है, तो एस के केस में ये पॉइंट याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो दिया गया है इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में कोई कंफ्यूज नहीं होगा जो अभी हमने किया है। ठीक है, चलो बच्चों अब आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर आ गया सबका, तो इसका आंसर हमारा क्या आ रहा है, ज़ीरो। तो उसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दिस वन, डी। सो डी विल बी आर आंसर। क्लियर एवरीवन? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, क्वेश्चन सब लोग नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, देन उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, समझ रहे सारे? वीडियो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए सब लोग। हो गया सबका? जाओ चलो अब देखो, इसमें आपको ये मैं आपको होमवर्क दूंगा, दिस इज योर होमवर्क। सबको क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर मुझे सॉल्यूशन भेजना है। अब देखो क्या दिया हुआ है, रेशियो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ एंड थर्ड एक्साइटेड लेवल फॉर हाइड्रोजन एटम। फिफ्थ एंड थर्ड एक्साइटेड लेवल, पहले ए की बात करते हैं। ए के लिए फिफ्थ यानी एन की वैल्यू हो जाएगी सिक्स, करेक्ट? ये हो जाएगी मेरी क्या, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। ये तो सबको पता है, पूरे बोर्ड्स मॉडल में हमने इसी के बेस पे क्वेश्चन किए थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी। एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब एन की वैल्यू 4, दिस इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट, दिस इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो फिफ्थ एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड स्टेट फॉर हेड। अब इनमें वेलोसिटी का क्या निकालना है, रेशियो। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ी जो हमने पढ़ा था वो लगाइए, 2.18 इंटू 10⁻6 जेड अपॉन एन। जेड की वैल्यू क्या आएगी, जेड हाइड्रोजन एटम 1, एन की वैल्यूज ये रखिए और इन दोनों में वेलोसिटी का रेशियो क्या आएगा, और उसको फिर आपको इस सेकंड कॉलम से मैच करना है। ए समझ गए सारे? चलो ए पार्ट हो गया, ये आप करेंगे खुद से और निकालेंगे कि कितना वैल्यूज आ रही। फिर हम आते हैं बी पार्ट पे। सो बी पार्ट आपको क्या दिया है, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ बार्मर टू लाइमन सीरीज। बार्मर टू लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम की सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट हमने पढ़ा था कि N2 क्या होता है, इन्फिनिटी। बार्मर सीरीज की जब हम बात करेंगे, सो सीरीज लिमिट की हम बात करें N2 इन्फिनिटी हो गया। बार्मर सीरीज की हम बात कर रहे हैं तो N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, एंड लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं तो N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सो वो एक में N1 1 है, एक में N1 2 है, और बाकी N2 दोनों के लिए इन्फिनिटी है, तो उसमें लैम्डा दोनों का क्या आएगा, उसका रेशियो क्या आएगा, ये कैलकुलेट करना है। देन थर्ड वन, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन करस्पॉन्डिंग टू बीटा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। बीटा लाइन मैंने बताई थी क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, एंड गामा लाइन ऑफ पार्शियन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। नोट्स रिवाइज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देन डी, रेशियो ऑफ एनर्जी डिफरेंसेस बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हीलियम He+ आयन। तो हाइड्रोजन के लिए थर्ड एंड He+ के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी आएंगी उन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, मतलब रेशियो क्या आएगा, रेशियो ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट ऑर्बिट।
तो पहले हाइड्रोजन के थर्ड एंड फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी के डिफरेंसेस क्या आएंगे, फिर हम हीलियम प्लस के लिए निकालेंगे थर्ड एंड फर्स्ट के लिए एनर्जी का डिफरेंस क्या आएगा, और फिर उन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है। समझ में आया सबको? डी वाला पार्ट मैं ये बता देता हूँ। डी में ये बोल रहा है कि पहले आप एनर्जी निकालेंगे किसके लिए, थर्ड एंड फर्स्ट ऑर्बिट। सो एनर्जी फॉर एन इज इक्वल टू थर्ड, और किसके लिए निकालनी है, हाइड्रोजन एटम के लिए, माइनस एनर्जी एन इज इक्वल टू 1, ये भी हाइड्रोजन एटम। यहाँ एनर्जी का डिफरेंस आया डिवाइडेड बाय, उसी तरह एनर्जी थर्ड शेल में एन इज इक्वल टू 3 में ही एन इज इक्वल टू 3 कैलकुलेट करेंगे हम, और ये किसके लिए निकालेंगे, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है किसके, एच ई प्लस के लिए। सो दिस इज फॉर एच ई प्लस माइनस एनर्जी एन इज इक्वल टू 1, दिस इज ऑल्सो फॉर एच ई प्लस। ये ऊपर एटम लिखा हुआ है तो एटम हटा देता हूँ, सीधा हाइड्रोजन लिखता हूँ। एक जगह एच ई प्लस लिखा है और एक जगह एटम के साथ। सो नॉर्मली हम हाइड्रोजन से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। सो दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। तो यहाँ एनर्जी का डिफरेंस कितना आएगा, N3 N1 के लिए फॉर्मूला लगाइए बोर्ड्स मॉडल, वो निकालिए, यहाँ फॉर्मूला लगाइए बोर्ड्स मॉडल निकालिए, और दोनों का रेशियो क्या आएगा। अब जो आपको ये मैथ द फॉलोइंग दिया गया है इसमें आप सबको टिक करिए और फाइनल आंसर क्या निकालिए, ठीक है। तो ये होमवर्क है, सब लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, इजी है, सारी वैल्यूज पुट करनी है, फॉर्मूलेस आपको पता है, रखिए और निकालिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का ही है। अगेन दिस इज ऑल्सो होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू, और साथ में अब जो बुकलेट है वो पूरी की पूरी होमवर्क ही है, ठीक है। पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है, पूरी की पूरी बुकलेट अब होमवर्क है। पहले मैं आपको एक सेक्शन ABCD ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव करा चुका हूँ, जो भी पार्ट बचा आप सब लोग खुद करिए, और जो भी डाउट है उनसे पूछिए। सो इफ वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x, देखो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x नैनोमीटर दिया। सो लाइमन सीरीज के फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मैं निकालूंगा तो मेरे पास n1 आ जाएगा 1 एंड n2 आ जाएगा 2। सो यहाँ से मैं लैम्डा कैलकुलेट करूँगा, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/1 का स्क्वायर। हाइड्रोजन लाइमन सीरीज की बात हो रही है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में तो जेड स्क्वायर इस फॉर्मूले में रखेंगे नहीं, है ना। सो आगे अगर इसी को मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r 1/4 माइनस 1 बाई, ये 1 ही आ गया। सो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 1/4 माइनस 1, है ना, ये 1/4 माइनस 1 आ गया। सो 1 बाई लैम्डा r, तो 1 सॉरी ये उल्टा हो गया, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। दिस विल बी 1 माइनस, है ना, हमको ओवरऑल ये तो पॉजिटिव चाहिए तो हमको ये तो हटाने पड़ेगा। सो 1, दिस विल बी 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, है ना। फॉर्मूला आपने जो भी लिखा होगा N2 N1 वो देख लीजिएगा, ठीक है। आपको ओवरऑल हमको लैम्डा पॉजिटिव चाहिए, हम लैम्डा निगेटिव तो निकाल नहीं सकते, और वैसे भी हमने देखा हाई एनर्जी माइनस लेस एनर्जी करते हैं, तो वो हम करेंगे 1 माइनस 1/4। सो 1 बाई लैम्डा विल बी 4 माइनस 1 3/4, यानी 3r/4। सो लैम्डा विल बी 4/3r, एंड दिस वैल्यू 4/3r, this lambda 4/3r is will be equal to how much, this will be equal to x, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है, x नैनोमीटर। तो ये वैल्यू आ गई 4/3r इज इक्वल टू x नैनोमीटर। अब आपको वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ वार्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन नैनोमीटर x के टर्म्स में निकालनी है, समझ गए। सिमिलर चीज, अप्रोक्सीमेट एनर्जी डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
थर्ड है अप्रॉक्सीमेट एनर्जी डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फोर्थ वन वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। सबका फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यूज़ आपको निकालनी है, ये सारी वैल्यूज़ आपको एक्स के टर्म्स में निकालनी है। एक्स का ये रिलेशन आ जाएगा 4/3r इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं यहीं पे लिख दूँ तो यहाँ से r की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, r उधर ट्रांसफर कर दें तो 4/3 है। तो अब आगे जो भी आप फॉर्मूला लगाएंगे उसमें r की जगह ये वैल्यू रख दीजिए, तो x के टर्म्स में आंसर आने लगेंगे। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी सब लोग सॉल्व करके आंसर भेजेंगे मुझे। सिंपल है, फॉर्मूले पे बेस्ड है, केवल फॉर्मूला लगाना है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लीजिए सब लोग ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को नोट करिए। एक बार मैं पढ़ देता हूँ अगर किसी को यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। देखो लिखा है, इंस्टेड ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, azimuthal quantum number l and magnetic quantum number n, a set of new quantum numbers STU was introduced with a similar logic but different values as defined below. S की वैल्यू है 1 2 3 डैट डैट एस इन्फिनिटी, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज। अब n l और m जो तीन क्वांटम नंबर होते हैं उसकी जगह हम तीन हाइपोथेटिकल कोई क्वांटम नंबर डिसाइड कर रहे हैं एस टी यू। ठीक है, s पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की तरह है, t जो है वो है s स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, s स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, s स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग वेरी करता है और नो निगेटिव वैल्यूज है साथ में। u जो है वो वेरी करता है -t+1/2 टू +t1/2 इंक्लूडिंग जीरो इफ एनी इन इंटीग्रल। जीरो को भी इंक्लूड करेगा अगर इंटीग्रल स्टेप्स आ रहे हैं। ईच ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स। s प्लस टी रूल इज डिफाइंड सिमिलर टू n प्लस एल रूल। जैसे n प्लस एल रूल डिफाइन करते हैं वैसे s प्लस टी रूल डिफाइन करते हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और ये उसके क्वेश्चन है। तो सब लोग पहले उसको पैराग्राफ जो अभी हमने लिखा था ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जगह हमने तीन नए क्वांटम नंबर एस टी यू डिफाइन किए। s का वेरिएशन दिखा है, t का वेरिएशन दिखा है, u का वेरिएशन दिखा है। u है -t+1/2 टू +t+1/2 और t की जो वैल्यू है वो है s स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, s स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, s स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, डैट डैट डैश नो निगेटिव। ठीक है, ईच ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन और n प्लस रूल वैसे ही लग रहा है जैसे s प्लस टी। कुछ ऑप्शन क्वेश्चन दिए गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन s2 एंड s3 शेल, number of electron for which s2 t3 for an element with atomic number 24, the number of subshell in which third shell is subdivided equal to। ये तीन क्वेश्चन, इसके आंसर फाइंड आउट करिए। तो क्वेश्चन सब लोग ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, देन क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ें लग रही हैं, दिमाग लगाइए, क्वेश्चन होगा। ठीक है, हुआ बच्चों? चलिए अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सब लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 1 बाय 1 पहले S123 है, तो ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की तरह है। S जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है दैट इज़ 1, 2, 3 डैट डैट डैश डैट डैश इन्फिनिट। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n। देन T जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर की तरह है, बट उसका वेरिएशन है s स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, देन कॉमा s स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, कॉमा s स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, डैट डैट s। आगे आपको बोला है इसमें नो निगेटिव वैल्यू, कोई निगेटिव वैल्यू नहीं आपको लेनी। अब देखो यहाँ पे हम पहला क्वांटम नंबर लेते थे n, फिर यहाँ l, तो l की वैल्यू हम दिखाते थे 0 to n-1, वैसा ही अब m आया तीसरा क्वांटम नंबर जो कि आपको रिप्रेजेंट किया गया है u से। सो u विल बी इक्वल टू -t+1 डिवाइड बाई 2, सो -t+1 डिवाइड बाई 2 से
कहाँ से कहाँ तक है, माइनस टी प्लस वन डिवाइड बाई टू टू प्लस टी प्लस वन डिवाइड बाई टू, टू प्लस टी प्लस वन डिवाइड बाई टू, और साथ में कुछ और चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी, इंक्लूडिंग जीरो इफ एनी इंटीग्रल स्टेप, और हर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन s प्लस टी रूल डिफाइन होगा सिमिलर टू n प्लस एल रूल। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला मैं ले रहा हूँ फॉर s इज इक्वल टू वन, S1 के लिए जब मैं S1 की बात करूँगा तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ रखो वन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर ज़ीरो, तो t की वैल्यू मिलेगी ज़ीरो। आगे हम ले नहीं सकते क्योंकि निगेटिव आएगा, उसमें बोला है निगेटिव नहीं लेना है। फिर जब t की वैल्यू ज़ीरो आ गई तो u की वैल्यू देखते हैं क्या आती। तो u t की जगह जब हम ज़ीरो रखेंगे, देखो माइनस टी प्लस वन डिवाइड बाई टू, टू प्लस टी प्लस वन डिवाइड बाई टू है, करेक्ट, यही हमारे पास। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करिए। सो देखो आपके पास आगे जो u आएगा वो क्या आ जाएगा, t की वैल्यू आप पुट करो ज़ीरो तो क्या आ जाएगा माइनस हाफ और प्लस हाफ, दो वैल्यूज आएंगी। मैं बीच में ज़ीरो क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, जैसे हम वहाँ पे दिखाते थे माइनस एल टू प्लस एल, एम की जो वेरिएशन होता था माइनस एल टू प्लस एल, तो बीच में ज़ीरो आता था। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इंक्लूडिंग ज़ीरो इफ़ एनी इंटीग्रल, अगर इंटीग्रल स्टेप्स आते हैं तब ज़ीरो को इंक्लूड करना है। तो अभी मेरे पास इंटीग्रल स्टेप नहीं आया, ये इंटीग्रल वैल्यू आती तब मैं ज़ीरो इंक्लूड करूँगा, अदरवाइज ऐसे ही दिखाऊँगा। सो S1 के लिए t की दो वैल्यूज़ आई और u की दो वैल्यूज़ आई। सो देखो तो s इज इक्वल टू वन, उसके बाद t की वैल्यूज़ है हमारे पास ज़ीरो एंड u की वैल्यू है कितनी, माइनस हाफ एंड हाफ। तो ये दो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा सिमिलर। देखो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर मैं बोलूँ ये मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज माई एजीमुथल क्वांटम नंबर, दिस इज माई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता था, तो ये इसका मतलब दो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हर ऑर्बिटल में चार चार इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ एंड 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे जाएंगे, मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाने। अभी यहाँ समझ गए। चलो s इज इक्वल टू टू की बात करते हैं, वापस से जाते हैं इस इक्वेशन पे। जब t की वैल्यू एस स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर है, सो t की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, एस स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, तो इट विल बी s की जगह टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, इट विल बी फोर माइनस वन थ्री, एंड t की जो दूसरी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, एस स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, दो वैल्यूज आएंगी ना, और यहाँ पे आ जाएगा टू का स्क्वायर, तो सेकंड बनेगा टू का स्क्वायर, और एस स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे, टू स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। सो t की दो वैल्यूज आई हैं 3 एंड 0, जैसे l की कुछ वैल्यूज आती थी वैसे t की कुछ वैल्यूज आई। फॉर, अब इसी में आगे और फिर करना पड़ेगा, फॉर t इज इक्वल टू 3 के लिए u की वैल्यूज क्या आ रही है। पहले तो आप इस वाले को s इज इक्वल टू वन हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये हमारे पास रिलेशन आ गया s इज इक्वल टू वन। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से समझिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम एज इक्वल टू टू की बात कर रहे हैं जिसमें t की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। ओके, सो एक t हमारे पास आया है 3 एंड दूसरा t हमारे पास कितना आया है 0। अब फॉर t इज इक्वल टू 3 को, अब इसी t इज इक्वल टू 3 को मैं आगे उठा रहा हूँ, तो u की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, u की वैल्यू हम देखते हैं कितनी, माइनस टी प्लस वन बाई टू, टू प्लस टी प्लस वन बाई टू। सो मैं डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, माइनस टी प्लस वन डिवाइड बाई टू, टू प्लस टी प्लस वन डिवाइड बाई टू। देखो ये चीज़ आप समझ लो, ये माइनस ऐसे नहीं तो आप गलती कर दोगे। सो माइनस टी प्लस वन, पहले माइनस लगा तो माइनस टी प्लस वन डिवाइड बाई टू, टू प्लस टी प्लस वन डिवाइड बाई टू। अब ये वैल्यूज आप पुट करिए फॉर टी 3 के लिए, 3 यहाँ पुट करेंगे तो 3 प्लस वन डिवाइड बाई टू, 4 बाई टू माइनस टू आएगा, एंड यहाँ t की वैल्यू 3 रखेंगे तो 4 बाई टू प्लस टू आएगा। सो वैल्यू ऑफ u विल बी
हाउ मच, लाइक यहाँ पे टी की वैल्यू 3 रखी हमने, यहाँ 3 रखेंगे, 3+1 डिवाइड बाई 2 तो -2 2 + 2, तो वो वैल्यूज आएंगी -2 2 + 2, इट मीन्स -2। इस बार ये इंटीजर वैल्यूज है तो 0 को इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। अब उसी में आगे चलते हैं, फॉर किसके लिए, S2 तो हो गया था, अब उसमें हमने T3 की बात की थी, अब T0 की बात करते हैं। सो नेक्स्ट फॉर T0, फॉर T की वैल्यू 0 के लिए म्यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू क्या क्या आएगी, यू की वैल्यू तो T0 के लिए -½ +½ ही आती है, तो -½ +½ दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। क्लियर है ये, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। अब देखो आगे ये, तो अब क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन कहाँ तक का पूछा है। तो अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या था ना, हाँ ये, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन S2 एंड S3 शेल, दोनों पूछे। तो अभी हम S2 तक पहुँचे। सो S2 में T की कुछ वैल्यूज़ आई 2, उन T की 2 वैल्यूज़ के लिए, एक T3 के लिए पहले मैंने कैलकुलेट किया, फिर मैंने किसके लिए कैलकुलेट किया, T0 के लिए। सो इसमें मेरे पास आ रहे हैं कितने, 5 ऑर्बिटल्स। सो इसमें ऊपर वाले में मेरे पास आ रहे हैं 5 ऑर्बिटल, और हर ऑर्बिटल में कितना जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ओ सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 4 4 4, ये कितने हो जाए, 20 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे U की वैल्यूज कितनी आ रही है, 2, मतलब 2 ऑर्बिटल्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, तो इट विल बी 8 इलेक्ट्रॉन। सो फॉर S2 के अंदर ये देखो, ध्यान से देख लो, सब लोग समझ लो, S2 के अंदर T की 2 वैल्यूज आई, और उन T की दोनों वैल्यूज के लिए मैंने U की वैल्यूज कैलकुलेट की। U ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो पहले T = 3 के लिए जो U की 5 ऑर्बिटल्स आए, पाँचों में 20 इलेक्ट्रॉन, एंड T0 के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों एडिशन हो जाएगा फॉर S2 के लिए। तो मैं यहाँ लिखूँगा आगे, फॉर S = 2, there are total how much, 20 + 8, which will be equal to 28 इलेक्ट्रॉन। S2 के लिए there are total 28 इलेक्ट्रॉन, ये 20 एंड ये 8, समझ गया सारे, क्लियर है सबको। सो इस ये जो वैल्यू आई T की 3, उसके लिए पहले हमने निकाला तो 20 इलेक्ट्रॉन, एंड जो T की वैल्यू आई 0, उसके लिए हमने निकाला तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आए, 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 28 इलेक्ट्रॉन। जो हमारा क्वेश्चन था तो 28, तो S2 के लिए 28 ये आ रहा है, नन ऑफ दिस। तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, पहला तो हो नहीं सकता A, क्योंकि इसमें 14 दिया है S2 के लिए, ये नहीं हो सकता 8, यहाँ दिया 28, ये हो सकता है, या फिर नन ऑफ दिस, तो 28 हो गया। अब इसी तरह S3 के लिए निकालना है, तो सब लोग कर लेंगे आगे, या मैं बताऊँ, चलो S2 का आंसर आ गया। अब मैं S3 के लिए करता हूँ, तो ध्यान से सब लोग फिर से समझेंगे। S3, फॉर S3 की हम बात कर रहे हैं। S3 के लिए जो हमारे पास T की वैल्यूज़ है, वो है पहली S² - 1², यानी 9² - 1², दिस विल बी, सॉरी 3², जो कि 9 बनेगा। तो यही आपका बन जाएगा 3², दिस विल बी 3² - 1 9 - 1 8। देन T की वैल्यू आपकी बनेगी S² - 2², विच विल बी 3² - 2², 9 - 4 5, and third one is S² - 3², which will be 3² - 3², and this will be equal to 0। आगे जाएंगे S² - 4 का स्क्वायर, तो वो निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो T की 3 वैल्यूज भी हैं। अब इन तीनों T के लिए मुझे अलग अलग करना पड़ेगा, तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फॉर T = 8 के लिए। जब मैं T = 8 के लिए करता हूँ तो म्यू की जो वैल्यूज़ हैं वो वेरी कर रही है। अगेन मैं फॉर्मूला अगर लिखती हूँ तो -T+1 डिवाइड बाई 2 + T+1 डिवाइड बाई 2, करेक्ट।
सो म्यू की वैल्यूज, टी की वैल्यू 8 रख दीजिए तो आ जाएगा कितना, -8 + 1 9/2। सो -9/2 2 + 9/2 यही आएगा। अब -9/2 2 + 9/2 आ रहा है, ठीक है। चलो बच्चों आगे चलते हैं। तो ये -9 2 + 9/2। सो आगे इसके लिए मैं लिखता हूँ यू की वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएंगी, 1 के डिफरेंस में -9/2 -7/2 -5/2 -3/2 -1/2, ठीक है। फिर आगे -1/2 के बाद +1/2 +3/2 +5/2 कॉमा कर करके आप नोट कर लीजिए। तो डैश 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 करके मैं +9/2 लिख दे रहा हूँ। डैश करूँगा फिर आप कंफ्यूज होगा, मैं दो ही बचा है वो दोनों ही लिख देता हूँ। सो दिस विल बी +7/2 एंड कॉमा +9/2 ये वैल्यूज। और वाइटल्स अगर मैं दिखाऊँगा, सब में 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाने। कितने बन रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 और वाइटल्स है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, सब में 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने। हर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। टोटल कितने हुए, तो 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 40 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये आ गया पहला, किसके लिए, हमारे पास है T8 के लिए। नाउ कम ऑन टू द T = 5। अब T = 5 के लिए करते हैं। फॉर T = 5, T = 5 के लिए जब हम करेंगे तो U की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, -5 + 1/2 2 +5 1/2, तो मैं सीधा प्लस के क्या लिखना, 5 + 1/2, यानी ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, -3 2 + 3। तो क्या क्या आएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, 7 वैल्यूज आई, ठीक है। आई मीन 7 के लिए उसी में आगे, उसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसी के नीचे आप बना लेंगे क्योंकि मेरे पास पेज नहीं था। सो 7 ऑर्बिटल्स, ठीक है, 7 ऑर्बिटल्स हो गए, 4 4 4 4 4 4 4, तो ये आ जाएगा 28 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया T5 के लिए। कौन सा बाकी हमारा, T8 हो गया, T5 हो गया, T0। T0 के लिए मैं निकालूंगा थर्ड वन, तो थर्ड मेरा T0 के लिए जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो U की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -T + 1, मतलब -12 टू +12, है ना। तो सीधा सीधा म्यू कितना आ जाएगा, U -12, +12, तो 2 ऑर्बिटल्स 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, सो दिस विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन। T0 में 8 इलेक्ट्रॉन आए हैं, T5 में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन, 28 इलेक्ट्रॉन आए टोटल, एंड इससे पहले T8 में मेरे पास कितने आए हैं, 40 इलेक्ट्रॉन। सो तीनों S3 के लिए इन तीनों को मैंने कवर कर लिया, तीनों T को, कि हर सेल में कितने ऑर्बिटल बनेंगे और सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूँगा, टोटल इलेक्ट्रॉन फॉर S = 3। S3 में T की 3 वैल्यूज आई हैं जिनके लिए हम टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो 8 + 28 + 40, सो दिस विल बी 8 + 28 + 40, ऐड कर दीजिए कितना, 28 + 8 हो जाएगा 36 + 40, तो इट विल बी 76 इलेक्ट्रॉन। सो S3 के लिए 76। तो अब ऑप्शन पे जाएं तो पहला 28 आया था, दूसरा 76, तो S2 एंड S3 दोनों शेल के लिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तो हो गया। सिमिलर जैसे हम क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या क्वांटम नंबर्स में हमने पढ़ा था
उन्हीं तीनों क्वांटम नंबर्स का हम यूज़ जैसे करते थे वैसे हम इस क्वेश्चन को भी कर रहे हैं, किसी को इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, मतलब जो जिस भी पैराग्राफ से उठाया गया है। सो वहाँ पे इस पैराग्राफ का ये 3 क्वेश्चन है, 16, 17। 17 पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच S2 एंड T3 S2 एंड T3 होना चाहिए फॉर एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 24। तो S2, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि यहाँ पे आपकी थिंकिंग डेवलप होगी, आपके कंसेप्ट डेवलप होंगे। सो ये अब S+T रूल भी सेम वैसे लगाना है जैसे N+L रूल लगा रहे थे। आपको पूछ रहा है S1 पहले मैं भरूँगा, ठीक है, तो S1 में मैं 8 इलेक्ट्रॉन भर दूँगा। ध्यान से देखो S1, तो ये है S1 के लिए। सबसे पहले मैं N+L रूल लगाऊंगा तो S1 भरूँगा। अब उसके बाद S2 का नंबर आएगा। S2 में T की 2 वैल्यूज़ हैं, तो अब आगे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है। फॉर विच क्वेश्चन, फॉर 17th, फॉर 17th क्वेश्चन में उसका 17th नंबर दिया है, इसलिए मैंने उसको 17th रख दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 70 नंबर दे रखा है। ठीक है, तो इस 17th के लिए S2T3 की बात कर रहे हैं। अब मुझे लगाना होगा अबाउ प्रिंसिपल, नहीं मतलब N+L रूल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू N+L रूल। तो इसी को मैं यहाँ पे बोलूँगा S+T रूल। सो फॉर S इज इक्वल टू 1, T की वैल्यू हमको क्या मिली थी, जाइए वहाँ पे वापस से। S इज इक्वल टू 1 पे सबसे पहले T की वैल्यू थी 0, फिर है, ठीक है। तो S इज इक्वल टू 1 के लिए T की वैल्यू 0, तो S+T आ गया कितना, 1। फॉर S इज इक्वल टू 2 के लिए T की 2 वैल्यूज़ मिली थी, एक मिली थी 3, एक मिली थी 0। सो यहाँ पे S+T की वैल्यू जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगी कितनी, 5। और यहाँ पे S+T की जब आप वैल्यू ऐड करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 2 + 0, ये 2 ये 0, तो दिस विल बी 2। ये हम बात कर रहे हैं फॉर S इज इक्वल टू 2 के लिए, एंड ये हम बात कर रहे हैं फॉर S इज इक्वल टू 1 के लिए। ध्यान से समझिए सब लोग। अब उसी तरीके से फॉर S इज इक्वल टू 3 के लिए मुझे लिखना है, यहीं पे मैं करता हूँ। फॉर S इज इक्वल टू 3 के लिए क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी, पहले T की सारी वैल्यूज़ लिख लीजिए। T की कौन कौन सी वैल्यू निकाली थी हमने। फॉर S इज इक्वल टू 3 के लिए T की 3 वैल्यू थी 8, 5, 0। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन सी आई थी, S2 के लिए एक 3, एक 0, ठीक है, करेक्ट यही था ना। S2 के लिए हमने निकाला सेकंड शेल के लिए 2 का स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे आया था 8, 5, 0। सो नेक्स्ट T की वैल्यूज़ हैं 8, T की वैल्यू है 5 एंड T की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे अगर मैं S+T लगाता हूँ तो मेरे पास आएगा 8 + 3 11। मैं यहाँ पे S+T लगाता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 5 + 3, ये वाला 5 + 3, तो मेरे पास आ जाएगा 5 + 3 जो कि देना आ जाएगा 8। एंड इस केस में मैं जब S+T लगाऊंगा लास्ट वाले केस में, तो लास्ट वाले में इसका T और इसका S रखना है 3 + 0, जो कि कितना आ जाएगा, 3। तो ये 3 वैल्यूज़ आ गई किसके लिए, ये 3 वैल्यूज़ आ गई आपकी S3 के लिए, ये 2 वैल्यूज़ हैं आपकी S2 के लिए, और ये एक वैल्यू ही है किसके लिए, S1 के लिए। अब इसमें S+T रूल के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो सबसे पहले कौन भरा जाएगा, सबसे पहले मेरा ये भरा जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे कम है 1। सबसे पहले एनर्जी का ऑर्डर लिखूँ तो मैं सबसे पहले ये भरा जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद ये भरने के बाद किसका नंबर आएगा, 2 वाले का, जो कि T0 ही है, किसका, इसका। समझ में आ रहा है सबको।
चलो बच्चों, तो आगे देखो, अब ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से देख लो, ये वैल्यू आ रही है 1, तो सबसे पहले मैं इसको भरूंगा, फर्स्ट इसको मैं फिल करूंगा, तो इसको मैं फिल करूंगा तो इसमें मैं भर दूंगा कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। करेक्ट, करेक्ट है ये। फिर उसके बाद मैं किसको भरूंगा, एस प्लस टी के अकॉर्डिंग इस वाले को मैं भरूंगा, जिसकी वैल्यू आ रही है 2, तो T0S2, T0S2, T0S2 में हमने कितने भरे थे इलेक्ट्रॉन, देख लो एक बार ध्यान से। S2, T0S2 में हमने जो भरे थे 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, सॉरी, तो इस वाले में हमने यहाँ 4 नहीं, दिस शुड बी रिटन एज 8, क्योंकि हर ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे। अभी मैंने इससे पहले ही बना के दिखाया कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं। इसके लिए हमने लिखा था 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए हमने किसको कितना लिखा था, T5, 5 के लिए ये 5, ये तो S3 में आया था ना। S2 में क्या क्या आया था, S2 में आया था T3 एंड ये 0, तो पहले में आया था कितने, 20 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 20 इलेक्ट्रॉन, इसमें हमने भरे थे। तीनों का आप बता दो कितना कितना आया था। यहाँ पे आपका एक आया था 28, 8, 40, तो इसमें आए थे 40 इलेक्ट्रॉन, इसमें आए थे 28 इलेक्ट्रॉन, इसमें आए थे कितने, 8, है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब एनर्जी के अकॉर्डिंग जब मैं भरूंगा तो सबसे पहले भरा जाएगा, मैं यहाँ पे ऑर्डर लिख रहा हूँ एनर्जी का, दिस इज़ फर्स्ट, तो सबसे पहले मैं इसको भरूंगा, सबसे पहले वो भरने के बाद फिर किसका नंबर आएगा, दिस इज़ फर्स्ट, ये एनर्जी का ऑर्डर लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एस प्लस टी की वैल्यू 1 है, सबसे पहले एस प्लस टी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया फर्स्ट। फिर एस प्लस टी की वैल्यू इसके लिए आ रही है, तो सेकंड नंबर पे मैं इसको भरूंगा, तो ये भरा जाएगा सेकंड। फिर उसके बाद एस प्लस टी की वैल्यू ये आ रही है, तो ये भरा जाएगा उसके बाद थर्ड। एनर्जी का ऑर्डर बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे एनर्जी का ऑर्डर निकाल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे शायद मेरी फ़ोटो आ रही होगी, तो इसको अब मतलब वीडियो की वजह से, तो आप यहाँ पे थर्ड लिखने ला, लास्ट वाला 8 इलेक्ट्रॉन के लिए थर्ड लिखा है। देन फोर्थ किसके लिए आएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसके बाद वैल्यू है 5, तो ये इसका नंबर आएगा एनर्जी में फोर्थ, तो ये एन मैं लिख रहा हूँ फोर्थ, दिस विल बी एनर्जी, एनर्जी के ऑर्डर में मैं बता रहा हूँ, ये फोर्थ। फिर 5 के बाद क्या आएगा, 8, 8 में ये आ जाएगा फिफ्थ आ जाएगा, और उसके ऊपर 11 में आ जाएगा 6, ये 6। तो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो ये जो लिखा है ना, इसमें इसके अकॉर्डिंग एनर्जी का ऑर्डर दिख रहा हो, इधर साइड में आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हम वीडियो यहाँ पे स्टार्ट है। तो आप ये 1, 2, सबसे पहले 1 तो फर्स्ट, ये 2 आया, एस प्लस टी के रूल के अकॉर्डिंग जिसकी वैल्यू कम आती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरते थे, इसमें 8 भरेंगे, फिर इसमें 8 भरेंगे, फिर ये वाले 3 में 8 भरेंगे, थर्ड नंबर पे आएगा, फिर 5 फोर्थ नंबर पे आएगा, फिर उसके बाद 8 फिफ्थ नंबर पे, 11 सिक्स नंबर पे। अब क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच S2T3 फॉर एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 24, केवल 24 एटॉमिक नंबर है, मतलब उसमें 24 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 24 इलेक्ट्रॉन। तो जब मैं एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरूंगा तो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट में भरेगा, फर्स्ट में भर जाएगा 8, फिर सेकंड में भर जाएगा 8, थर्ड में भर जाएगा 8, यहाँ थर्ड में 8, यहाँ सेकंड में 8 और यहाँ फर्स्ट में 8, तो 24 इलेक्ट्रॉन भर गए। वो तीनों ही किसके लिए, T0 के लिए, ये भी T0 वाला है लास्ट 8, ये भी T0 वाला है 8 एंड ये भी T0 वाला है 8, जबकि आपको क्वेश्चन बोल रहे हैं T3 के लिए निकालना है, S2T3, तो S2T3 में कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, क्योंकि 24 में पहले 8 ये भर जाएगा, फिर 8 ये भर जाएगा, फिर 8 ये भर जाएगा, 24 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। सो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी 0। समझ आया सबको, ध्यान से समझेंगे तो ही समझ आएगा, खुद से इसको ट्राई करिएगा, अदरवाइज दिमाग के ऊपर से जाने वाला है। ये सब कुछ एडवांस में आए हुए क्वेश्चन थे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं, तो उनको ध्यान से समझिए। देन थर्ड है द नंबर ऑफ सबशेल इन विच द थर्ड शेल इज सब डिवाइडेड, थर्ड शेल को कितने सबशेल में डिवाइड किया है, तो ये तो ईजी है, थर्ड शेल ये S3, इसको कितनी सबशेल में डिवाइड किया, ये होती है सबशेल। सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखते हैं, फिर ये एजीमुथल क्वांटम नंबर जो सबशेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो थर्ड शेल में 3 सबशेल हैं, T8, T5, T0, तो आंसर विल बी व्हाट, 3।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए सारे? तो ये तो इजी है। तो एक तरह से ये हमारे कुछ नए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी गई और उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बेसिस पे हमने क्वांटम नंबर यहाँ पे कैलकुलेट, और ये एनर्जी का ऑर्डर लिखा है मैंने, ठीक है, कि एनर्जी का ऑर्डर कैसे कैसे बनेगा। सो फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, जिसको जिसको मैंने नंबर दिया है वो एनर्जी के ऑर्डर्स में, ठीक है। तो ये हो गए हमारा। तो ये हमारी लास्ट क्लास थी जिसमें हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और कुछ क्वेश्चन हमने देखे रिलेटेड टू द ग्राफ। एक दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, साथ में मैंने आपको बोल दिया कि बुकलेट अब जितनी भी बची हुई है वो सब लोग सॉल्व कर लीजिए। और बुकलेट अब मैं आपको सीधा लिख ही देता हूँ ताकि कोई मुझे आके ना बोले कि सर क्या होमवर्क है। बुकलेट में जो भी रिमेनिंग पार्ट है, जो हमारे इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं वो अपना इंजीनियरिंग के मेंस एंड एडवांस लेवल का जो भी पार्ट है वो करेंगे। जो भी रिमेनिंग पार्ट का मतलब इससे पहले जितना हमने कर लिया था, है ना, एक्सरसाइज 1 2 वो सब मैंने दिया था, सेक्शन ABCD लिख के एक दिन मैंने दिया था। और बाकी नीट वाले जो बच्चे हैं वो भी अपना, चाहे नीट की बात करें या फिर मेन से एडवांस वाले बच्चों की बात करें, तो दोनों ही लोग अपनी अपनी बुकलेट को अब कम्प्लीटली सॉल्व कर लीजिए। उससे कोई डाउट हो तो वो डाउट पूछ लीजिए, ठीक है। ये हमारा लास्ट लेक्चर था आज का। अब कल एक दिन और आपका डिस्कशन है, उसमें हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। परसों से आपका उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कल ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा फिनिश हो गया। आप बुकलेट सब लोग सॉल्व करिए, जो भी डाउट है वो पूछ लीजिए। नेक्स्ट टेस्ट में पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर आने वाला है। क्लियर? चलो फिर, थैंक यू। ओके।